जेई मेंस में जय हो। हमारी सीरीज चल रही है कंटिन्यू, उसको करते हैं आगे। जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज लगा रहे हैं हम लोग। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चंस लगाए थे वो कौन से थे? जो लास्ट क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए थे वो थे हमारे रोटेशनल मोशन के। जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लगा लिए थे, ठीक है, जितने सारे शिफ्टों में जितने आए हैं। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगला चैप्टर लेने वाले हैं। सबसे पहला होगा, हम दो चैप्टर लेते हैं साथ में आज। अभी पहला होगा हमारा वर्क पावर एनर्जी और दूसरा होगा हमारा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी 2025 जनवरी अटेम्प्ट के पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? गिवन बिलो आर two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A: in a central force field, the work done is independent of the path chosen. क्या कह रही है कि सेंट्रल फोर्स जो है, सेंट्रल फोर्स जो है उसमें जो वर्क डन होगा, सेंट्रल फोर्स जो है उसमें जो वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चूजन होगा। तो हम लोग बात करें जो सेंट्रल फोर्स होते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम रेयर एक्सेप्शंस की बात नहीं करते हैं, तो जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो मेनली कंजर्वेटिव होते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स में जो पाथ जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सेंट्रल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी पाथ इंडिपेंडेंट होगा। तो यार ये चीज सही है, ये चीज जो है वो सही है, ठीक है, ये सही बोला। दूसरा क्या बोल रहा है? एवरी फोर्स एनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी। यार पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही अगर हम लोग देख लें तो होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस से एसोसिएटेड होती है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड से एसोसिएटेड होती है। तो ऑब्वियसली बात है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को वहां पे लेना देना नहीं होता। तो ऑब्वियसली क्या बोल रहा है? एवरी फोर्स एनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सही बात है, सारे फोर्सेस के साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड नहीं होती है, ये बात भी सही है। आगे बात समझ में? तो ए और बी दोनों सही हैं, पर जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं करता, इनका कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आया क्या? समझ में आया? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल का डायग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है, फटाफट। क्या कह रहा है अगला सवाल? देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है अ बीड ऑफ मास m स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ऑन द वॉल ऑफ अ वर्टिकल सर्कुलर हुप ऑफ रेडियस r एज शोन इन फिगर, ठीक है। द बीड मूव्स अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड मासलेस स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द हुप, ठीक है, ठीक है। The equilibrium length of the spring is r if the bead is released from the top of the hoop with negligible zero initial speed. Velocity of the hoop, velocity of the bead when the length of the spring becomes r would be, ठीक है। कुल मिला के क्या कह रहा है सवाल? ये कुल मिला के सवाल कह रहा है कि साहब यहां पर ये पार्टिकल है, ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, वर्टिकल प्लेन में सब कुछ है, सर्कुलर है। स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो r है, ये जो टोटल है इसका रेडियस 2r है। इसका जो रेडियस है वो आपको डायग्राम में जो दिया हुआ है वो 2r दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम में जो रेडियस दिया, सॉरी रेडियस जो है वो r दिया हुआ है, तो डायमीटर जो हो जाएगा बेसिकली कितना हो जाएगा? 2r। यहाँ पर ये रेस्ट में है, जैसे यहाँ पे से हल्का सा मूव किया, सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करते 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 वो यहाँ पहुंचेगा। उसने बोला जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ जाए, क्या बोला उसने? जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर आ जाए तब उसका वेलोसिटी क्या होगा? जब उसका वेलोसिटी, इफ द बीड इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द हुप विथ नेग्लिजिबल जीरो इनिशियल स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द बीड व्हेन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स r, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ये स्प्रिंग का टोटल लेंथ 2r है, यहां पर आने के बाद जो स्प्रिंग का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है। अभी यार मैं, ये इनिशियल पोजीशन है, ये पोजीशन जो है वो इनिशियल पोजीशन है और ये जो है वो मेरी फाइनल पोजीशन है, और इसी को मैं बोल देता हूं ग्राउंड जीरो। क्या बोल देता हूं इसको मैं? ग्राउंड जीरो। मैंने हमेशा बोला है ग्राउंड जीरो पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या मान के चलता हूं? जीरो। आगे बात समझ में?
अब देखिए यार, एक बात बताइए, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना है आर। जब ये पार्टिकल यहां पर, तो स्प्रिंग का टोटल लेंथ कितना हो गया 2r, यानी उसका एक्सपेंशन कितना हो गया आर। तो इस कंडीशन कंडीशन में उसका एक्सपेंशन कितना हो गया आर। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, देखिएगा ध्यान से एक बार। ठीक है यार, एक बात बताइए, ये ये भी कितना है आर, ये भी आर, ये भी आर। तो बेसिकली ये इक्वेटर ट्रायंगल हो गया भाई। जब इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया, जब ये इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया है, तो यहां पर ये एंगल जो हो जाएगा, ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। जब ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो मैं बात करूं, ये आर है, ये 60 हो गया, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर कॉस 60। आर कॉस 60 कितना हो जाएगा आर बाय 2। आर कॉस 60 कितना हो जाएगा आर बाय 2। तो ये ग्राउंड जीरो है। ग्राउंड जीरो से इनिशियल कंडीशन में पार्टिकल कितना ऊपर है, ये आर बाय 2 हो गया और ये आर हो गया। तो अभी पार्टिकल ग्राउंड जीरो से कितना ऊपर है 3r बाय 2। तो मैं बेसिकली यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं यहां पे, मैं यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं। देखिए ध्यान से, एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। आगे बात समझ में। इनिशियल पॉइंट पर पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है 0 प्लस दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी वर्क करेंगी यहाँ पे, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ग्राउंड जीरो से पार्टिकल कुछ ऊपर है और साथ में स्प्रिंग जो है वो एक्सपेंडेड है। साथ में जो स्प्रिंग है वो अपने नेचुरल लेंथ से एक्सपेंडेड है। ठीक है, इसको मैंने ग्राउंड जीरो बोला है, तो ये तो हो गया आर बाय 2, ये हो गया आर। तो बेसिकली ग्राउंड जीरो से पार्टिकल कितना ऊपर है 3r बाय 2, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी m g 3r बाय 2 प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। इस कंडीशन में स्प्रिंग कितनी एक्सपेंडेड है आर। अरे नेचुरल लेंथ आर है, अभी कितना स्प्रिंग का लेंथ हो चुका है 2r, तो एक्सपेंशन कितना हो गया आर हो गया ना, तो हाफ ऑफ के आर स्क्वायर। ठीक है, यहां ये फाइनल आ गया, तो फाइनल इसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने बोल दी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ग्राउंड जीरो पर आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर आ गई है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो गई 0। आगे की बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात है अगर आ गई है तो। ये गया, ये गया, ये गया, तो यहां से आ गया 3mgr, कितना गया 3mgr प्लस के आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। पक्की बात है, एम से डिवाइड कर दूं तो जो वी स्क्वायर आ जाएगा वो हो जाएगा 3gr प्लस के आर स्क्वायर बाय एम रूट ओवर वी का वैल्यू आ जाएगा। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 3gr प्लस के आर स्क्वायर बाय एम, ये आ जाएगा आपका इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जो इसका स्पीड होगा वो कितना है v। आगे बात समझ में, तो आंसर है रूट ओवर 3rg प्लस के आर स्क्वायर बाय एम। इजी क्वेश्चन था, शुरू समझ में आया तेरे को। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही इजी सा सवाल है। अगला सवाल कह रहा है अ बॉल काइनेटिक एनर्जी k is projected at an angle of 60 degree from the horizontal. What will be the kinetic energy of the ball at the highest point of its flight? अरे यार, काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट पॉइंट में पूछी है, मैंने बोला उसका स्पीड वहां पर u है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ध्यान समझिएगा, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो उसने दी है लोएस्ट पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में। क्या बोला है इसने, क्या बोला है इसने, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट जो हो जाएगी हाफ ऑफ एम। हम लोग को पता है टॉप पॉइंट पर जो स्पीड होती है वो u cos थीटा होती है ओनली। पक्की बात है, तो कितना हो जाएगा u cos 60, कितना हो जाएगा भाई u cos 60। तो बेसिकली यहां से काइनेटिक एनर्जी एट हाइट h इज इक्वल टू हाफ ऑफ m u स्क्वायर। cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/4, बोले तो डिवाइडेड बाय 4। हाफ एम यू स्क्वायर क्या था, लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी वो दी उसने के ई, तो ये हो जाएगा के ई बाय 4। तो आंसर इज व्हाट के ई बाय 4। समझ में आया क्या, इजी सा क्वेश्चन था, तो वो हो जाएगा के ई बाय 4। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अच्छा
अगला सवाल जो है वो वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन का है। समझते हैं सवाल को। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? हाँ, सवाल कह रहा है अ फोर्स अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, सॉरी, अ फोर्स अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विजिबल है, विजिबल है सवाल अच्छे से, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ठीक है, अ फोर्स अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। फोर्स है अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, कोई बहुत ही अच्छी बात है। द वर्क डन बाय द फोर्स इज 5 जूल। फोर्स के थ्रू जो वर्क डन है वो कितना है? 5 जूल। फोर्स के थ्रू जो वर्क डन है वो कितना है? 5 जूल। छोड़ू, किसी का फोन आया तो हाँ बताना मेरे को, ठीक है? हाँ, द वर्क डन बाय द फोर्स इज 5 जूल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। मैं बोल रहा हूँ जीरो से एक पे चला गया, जीरो से 1 मीटर पे चला गया है। ठीक है, इफ द कांस्टेंट अल्फा इज 1 न्यूटन देन बीटा विल बी, ओके ओके ओके। यार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, फोर्स कितना दिया हुआ है? एफ वेक्टर दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो हो जाएगा 1 प्लस बीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला ये पार्टिकल को x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसा मान लिया मैंने, क्योंकि उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर दिया हुआ ओनली। ठीक है, तो जो वर्क होगा dw वो होगा f डॉट dx, वर्क डन होगा f डॉट dx। तो यहां से जो dw हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर dx। टोटल वर्क डन चाहिए तो मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो यहां से x की लिमिट लग जाएंगी 0 टू 1, x की लिमिट लग जाएंगी 0 टू 1। क्या ये चीज समझ में आ गई क्या? बहुत ही अच्छी बात। कितना दिया हुआ है टोटल वर्क? कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू होगी 5। dx का इंटीग्रेशन x एंड लिमिट्स आर 0 टू 1 प्लस बीटा आ गया कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 एंड द लिमिट्स आर 0 टू 1, यानी यहां से हो गया 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 0, ये हो जाएगा बीटा बाय 3। कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0। ठीक है, तो यहां से 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4, ये हो जाएगा बीटा अपॉन 3। तो यहां से मेरे पास जो बीटा आ जाएगा, मेरे पास जो बीटा आ गया 4 इज 12, कितना आ जाएगा? 4 इज 12। और ऑब्वियस ही बात है ये फोर्स का ही कोएफिशिएंट होगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर में। तो ठीक है, तो 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मेंस तो बहुत ही इजी होता है यार। अगले सवाल पे चलते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, मैं बस इसको बोलूंगा टफ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। ये भी सेम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का बेस क्वेश्चन है, बहुत इजी है। क्लास में भर भर के ऐसे सवाल किए हम लोगों ने, जो लोग में से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? अब फोर्स F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। क्या बोला इसने? अब फोर्स F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन अ प्लेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, acts on a particle in a plane x plus y is equal to 10। ठीक है, the work done by this force during a displacement from 0,0 to 4,2, 0,0 to 4,2 नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, वर्क डन निकालना है। या देखो, आपको बेसिकली यहाँ पे जो फोर्स दिया हुआ है एफ वेक्टर, वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई आई कैप, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, ठीक है। ये कहां से कहां मूव कर रहा है बॉडी को? ये मूव कर रहा है बॉडी को 0,0 से 4,2 मूव कर रहा है। आगे बात समझ में? तो जो आपका वर्क डन होगा dw इज इक्वल टू कितना होगा? एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। एफ एक्स का मतलब एक्स का फंक्शन ही, आई केप का कोएफिशिएंट बोला है मैंने यहाँ पे एफ है, जे केप का कोएफिशिएंट बोला है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से जो डी डब्ल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई। अगर मेरे को पूरा वर्क डन चाहिए तो इंटीग्रेट कर दूं, पर मैं यहाँ फंस गया। यहाँ पे वाई स्क्वायर डी वाई तो इंटीग्रेट हो जाएगा, बट एक्स स्क्वायर वाई और डी एक्स तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। इस वाई को मुझे एक्स के टर्म में डालना है,
इस वाले y को मुझे क्या करना है, x के टर्म में डालना है। जब इस वाले y को x के टर्म में डालूंगा तो मेरे को रिलेशन दे दिया भाई यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y की जगह रख सकता हूं मैं 10 माइनस एक्स, y की जगह क्या रख सकता हूं मैं 10 माइनस एक्स। तो यहां से जो dw हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और y की जगह मैंने यहां से क्या रख दिया 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स dx इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy। अलग अलग कर लेता हूं इसे, तो यहां से जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा 10x इंटीग्रेशन ऑफ 10 एक्स स्क्वायर dx, 10 एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy। आगे बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात। x की लिमिट चलिए चेंज होंगी 0 से 4, x की लिमिट कहां से कहां चेंज होंगी 0 से 4, तो x की लिमिट गई 0 से 4, x की लिमिट गई 0 से 4, y की लिमिट चेंज होंगी 0 से 2, y की लिमिट चेंज हुई 0 से 2। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जो वर्क डन हो गया, बेसिकली जो वर्क डन हो गया, पहले 10 कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, कितना छोटू कैलकुलेशन देख लेना, एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट्स कहां से कहां लगी 0 से 4, माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 अपॉन 4, तो ये हो गया एक्स की पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट्स लगी 0 से 4। ठीक है, वहां पर वो हो गया वाई क्यूब बाय 3, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब बाय 3, और लिमिट्स क्या लगी 0 से 2। आगे बात समझ में। ठीक है, तो यहां से जो वर्क डन हो गया वो हो गया 10/3। ठीक है, कितना हो गया 64, क्या बेटा, ठीक है, कितना हो जाएगा 10/3 64, माइनस एक 4 तो वैसे ही कट गया। ठीक है, तो एक 4 तो कितना हो गया 4 चौक 16, 16 चौक 64, वापस से 64। ठीक है बेटा, प्लस 1/3 8/3, कितना हो जाएगा 8/3। क्या कैलकुलेशन सही करी क्या मैंने, कैलकुलेशन सही करी है मैंने। ये हो गया 10 इंटू 64/3 माइनस 64, ठीक है, प्लस 8/3। तो यहां से और करने से क्या करें भाई, 64 कॉमन ले लूंगा पहले, यहां से 64 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचा 10 माइनस 3, कितना हो गया 7/3, ये हो गया 7/3 प्लस 8/3, सही है क्या। तो यहां से जो W हो गया 7 चौक 28 का 8, 28 7 चौक 28 का हासिल कर दो, 7 6 42 43 44, 448 प्लस 8/3, क्या सही है क्या, ठीक है 448, कितना हो गया आंसर 152 आ रहा है क्या, ठीक है 440/3 आ रहा है ना यहाँ से, तो नहीं 8 8 16 का 6, हासिल का 456/3 आ रहा है ये, तो कितना आया 456/3, कितनी बार गया ये, 3 कम 3 3 पंजे 15 3 2 6, आंसर कितना आ गया 152। क्या सही है क्या ये आंसर, हाँ सही है। तो ये जो आंसर आया वो आया 152। इजी क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन उसने ऐसी दे दी, वरना क्वेश्चन में करने लायक कुछ था नहीं। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 152। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ओके, एक और सवाल है, क्या कह रहा है सवाल, सवाल ध्यान से पढ़िए, सवाल ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg is placed on a plane at a body of mass 4 kg is placed on a plane at a point P having coordinates 3,4 meter. ठीक है, under the action of a force this it moves from point Q having coordinates this in 4 seconds. Okay, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर 4 सेकंड पे निकालनी है। ठीक है, ओके, फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है। ठीक है यार, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ना सुनो ध्यान से, मैं एक्स और वाई में डील कर लेता हूँ, फिर बात करूंगा आगे, है ना, एक्स और वाई में डील कर लेता हूँ, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये सवाल, थोड़ा सा लंबा जाएगा। फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है इसने 2i प्लस 3j, फोर्स कितना दिया हुआ है 2i प्लस 3j। ठीक है, ध्यान समझिए, दो चीजें होती है, एक एवरेज पावर होती है और एक होती है इंस्टेंटेनियस पावर, एक एवरेज पावर होती है और एक इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर की बात कर लेता हूं, पहले पहले मैं बात करता हूं एवरेज पावर की।
एवरेज एवरेज पावर, एवरेज पावर होगी P इज इक्वल टू W अपॉन टी, P इज इक्वल टू W अपॉन टी। छोड़ो, ध्यान दे, समझ में कैसे कर रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसे कर रहा है। अब देख यार, फोर्स ये है, क्या बोल रहा है ये, P यहां पर है और Q पे चला गया है, ठीक है। तो यार देख, F वेक्टर तो मेरे पास यहां पर क्या है, F वेक्टर तो है मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप, एंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का, कहां से कहां गया है, 3,4 से 6,10, ये गया है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 6 माइनस 3, बोले तो 3i कैप, 10 माइनस 4 बोले तो 6j कैप, ठीक है। तो जो W हो जाएगा वो हो जाएगा F वेक्टर डॉट डी वेक्टर, तो जो W हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 18, कितना हो गया 24, कितना हो गया 24 जूल। पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी W अपॉन टी, पावर कितनी हो जाएगी W अपॉन टी। टाइम कितना है बेटा, 4 दिया हुआ है ना, यानी 24/6 कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 24/4 है ना, सॉरी 24/4 बोले तो 6 वॉट, ठीक है। ये है आपकी एवरेज पावर, ये है आपकी एवरेज पावर। अब इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर होती है हमारे पास P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर। F मेरे पास है, V निकाल लूं, V निकालने के लिए थोड़ा सा दनफन करना पड़ेगा। फोर्स अपने को पता है, फोर्स अपने को पता है, एक्सेलरेशन आ जाएंगे, एक्सेलरेशन आएंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। दोनों डायरेक्शन में अलग अलग डील कर लें, दोनों डायरेक्शन मास कितना है 4 kg। तो देखो Fx कितना है, यहां पे देख लो Fx कितना है, x के लॉन्ग फोर्स कितना है, कितना है 2i कैप यानी 2, तो ये हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा m इंटू ए एक्स इज इक्वल टू 2, यानी x के लॉन्ग एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2/4, बोले तो 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, x का लॉन्ग बात कर रहा हूं मैं, तो vx इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी हुई है क्या, हाँ बेटा इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी हुई है क्या, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है ना, ठीक है। तो क्या 0 प्लस 1/2 टाइम कितना है 4, यानी vx जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। y के लॉन्ग बात कर लूं, तो y के लॉन्ग एक्सेलरेशन जो ay हो जाएगा, y के लॉन्ग फोर्स कितना है 3, टाइम मास कितना है, मास कितना है बाबा, मास 4 है, तो 3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वापस से कर लूं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, क्या कर रहा हूं मैं, y के लॉन्ग वेलोसिटी निकाल रहा हूं, तो जो vy हो जाएगा 0 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी 3 मीटर पर सेकंड। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो बेसिकली मेरे पास यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी जो आ गई है इसकी, वो आ गई है 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो यहां से जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी, ये इंस्टेंटेनियस पावर है, वो आ जाएगी F वेक्टर डॉट V वेक्टर। फोर्स कितना है, फोर्स कितना है, फोर्स है 2i कैप प्लस 3j कैप, फोर्स कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो जो, अरे यार पावर वो थोड़ी होती है यार, क्या कर रहा हूं मैं, हाँ ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी 2 टू 4 प्लस 9, यानी ये आ जाएगा 13। किस किस का रेशियो पूछा है यार इसने, किस किस का रेशियो पूछा है इसने, इसने पूछा है एवरेज पावर वर्सेस इंस्टेंटेनियस पावर, यानी इसने रेशियो जो पूछा है वो पूछा है P एवरेज वर्सेस P इंस्टेंटेनियस। एवरेज कितना आया था 6, ये भी वॉट है, ये 13, तो आंसर कितना आ गया 6/13, सही है क्या। छोड़ो कैलकुलेशन देख ले मेरे लाल, तो इंस्टेंटेनियस जो आ गई वो आ गई 13, तो आंसर आ गया 6/13। इजी क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक फोर्स है 2i कैप प्लस bj कैप, 2i कैप प्लस bj कैप प्लस k कैप is applied on a particle and it undergoes the displacement I cap minus 2j cap minus k cap. What will be the value of v if the work on the particle is 0? अरे यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना यार, कुछ करना है क्या, करना है कुछ, छोड़ो कुछ करना है क्या। अरे यार F वेक्टर कितना दिया हुआ है, F वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस bj कैप
टू आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप। W इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट डी वैक्टर, तो W हो जाएगा टू इंटू वन टू माइनस बी इंटू माइनस टू बी, वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ले तो जो W हो जाएगा वन माइनस टू बी इज इक्वल टू जीरो। बी का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ओके, अगले सवाल पे चल लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? इन हाइड्रोलिक लिफ्ट द सरफेस एरिया ऑफ द इनपुट पिस्टन इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर and that of the output piston is 1500 centimeter square. If 100 Newton force is applied to the input piston to raise the piston by 20, the output piston to raise the output piston by 20 centimeter, then the work done। कुछ नहीं है। इनपुट पिस्टन का एरिया दे रखा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, आउटपुट पिस्टन का एरिया दे रखा 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात। इनपुट पिस्टन पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो आउटपुट पिस्टन जो है वो 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो गया, तो वर्क डन कितना है? यार हाइड्रोलिक लिफ्ट में अपने पास सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, दोनों तरफ प्रेशर सेम रहता है, यानी F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, यानी इनपुट का फोर्स डिवाइडेड बाय उसका एरिया इज इक्वल टू आउटपुट का फोर्स डिवाइडेड बाय उस वाले पिस्टन का एरिया। तो यहां पे हो गया F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन F2 A2 सॉरी। यहां पे F1 कितना दिया हुआ है? 100 न्यूटन इनपुट पे दिया है ना, इफ 100 न्यूटन ठीक है, तो ये हो गया 100 न्यूटन। A1 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में छोड़ देता हूं उसे, ठीक है। F2 कितना दिया हुआ है? F2 तो पता ही नहीं है, वो तो निकालना है। F2 एरिया 2 कितना दिया हुआ है? 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितनी बार गया ये? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये 2 पंजे 10, तो जो F2 आ गया 5 पंजे 25,000 न्यूटन। देख लो भाई, कैलकुलेशन सही है ना? ये 25,000 न्यूटन है, और ये कितना डिस्प्लेस कर रहा है? 20 सेंटीमीटर। कितना डिस्प्लेस कर रहा है? 20 सेंटीमीटर। तो वर्क डन कितना होगा? वर्क होगा F इंटू टी, तो यहां से हो गया, ये हो गया 25,000 इंटू 20 सेंटीमीटर, यानी 20 इंटू 10⁻⁻²। इससे तो पहले ये 2 कट गए, ठीक है। यहां पर हो गया 25 दूनी 50 और 1 2, 5000 जूल। क्या किलो जूल में पूछा है? शायद किलो जूल, यानी जो W हो जाएगा वो हो जाएगा 5 किलो जूल। W जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 किलो जूल। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो W जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 किलो जूल। अगले सवाल पे चल लेते हैं। अगले सवाल पे चल लेते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। अरे दादा, अगला सवाल तो देखिए खतरनाक लग रहा है, बहुत ही खतरनाक सवाल है। क्या बोल रहा है ये? अ सैंड ड्रॉपर, वेरिएबल मास का सवाल आ गया भाई। ओके, द सैंड ड्रॉपर ड्रॉप्स सैंड ऑफ मास एम्प्टी, टाइम डिपेंडेंट है, on a conveyor belt at a rate proportional to the square root of speed v of the belt, ठीक है। dm by dt दिया हुआ है रूट v। if p is the power delivered to run the belt is at constant speed, speed जो है constant है, then which of the following relationship is true? which of the following relationship is true? ठीक है, आगे बात समझ में। यार देखो सुनो, dm by dt दिया हुआ है, ठीक है, dm by dt दिया हुआ है। तो यार जो पावर होती है वो क्या होती है? F इंटू वी। पावर जो होती है वो क्या होती है? F इंटू वी, ठीक है। तो देखिए जो पावर है, कैपिटल P बोल रहा हूं उसमें, वो होगी F डॉट वी या F इंटू वी, ठीक है। मुझे फोर्स चाहिए, मुझे फोर्स चाहिए। तो जो फोर्स होता है, जो फोर्स होता है F, वो होता है डी पी बाय डी टी। ये P यहाँ पे हेयर, स्मॉल p बोला है मैंने इसे, ये है आपका F इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्योंकि वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट है ना, ध्यान देने से। तो यहां से जो F हो जाएगा ये हो जाएगा
डी बाय डी टी ऑफ एम इंटू वी, ठीक है। तो जो एफ हो जाएगा भाई एम डी वी बाय डी टी प्लस वी डी एम बाय डी टी। वेलोसिटी कांस्टेंट रखी हुई है उसने, तो डी वी बाय डी टी जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहां से जो एफ हो जाएगा वो हो जाएगा वी डी एम बाय डी टी। डी एम बाय डी टी क्या दिया हुआ है, रूट के वी। डी एम बाई डी टी दिया हुआ है रूट के वी। तो यहां पे डी एम बाई डी टी को मैंने लिख दिया, डी एम बाय डी टी को लिख दिया के टाइम्स ऑफ वी की पावर 1/2। कितना लिख दिया, के टाइम्स ऑफ वी की पावर 1/2। तो यानी यहां से जो मेरे पास फोर्स हो गया वो हो जाएगा वी इंटू के टाइम्स ऑफ वी की पावर 1/2। तो यहां से मेरे पास फोर्स आ गया के वी की पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो गया भाई 3/2। एफ का वैल्यू उठा के यहां डाल दूं, एफ का वैल्यू उठा के यहां डाल दूं मैं। जब एफ का वैल्यू उठा के यहां डाल दूंगा तो यहां से एफ का वैल्यू हो जाएगा के वी की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई वी की पावर 1, ठीक है। तो कितना हो गया भाई मेरे, कितना हो गया 1 प्लस 3/2 कितना होता है, जल्दी बोल। 5/2, ये हुई ना बात। तो ये हो जाएगा कि, तो यहां से उसने क्या पूछा है, पी स्क्वायर, हाँ पी स्क्वायर पूछा है ना उसने, ठीक है। तो यहां से पी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 5, दिस इज द आंसर। पी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 5, समझ में आ गया। तो ये आपके सारे सवाल हुए वर्क पावर एनर्जी के। अगला सवाल हमारा जो है वो है सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। चलिए मिलते हैं, हाँ मिलते नहीं अभी सॉल्व करेंगे, 1 मिनट को डायग्राम बना दूं। देखिए सेंटर ऑफ मास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क पावर एनर्जी खत्म किया, सारे 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने। अब सेंटर ऑफ मास 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट के सवाल करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट, फिगर में दिया हुआ है, with sides of length a and b whose mass per unit length sigma varies, sigma is equal to rho naught sigma naught x upon ab। यूनिट एरिया का मास जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी जैसे जैसे रॉड इस डायरेक्शन में आगे, सॉरी रॉड नहीं, जैसे जैसे ये लैमिना या रेक्टेंगुलर प्लेट जो है जैसे जैसे इधर आगे बढ़ रही है भारी होती जा रही है, बट ऊपर वाली डायरेक्शन में इसके मास में वेरिएशन नहीं आ रहा है ना, समझ में आया था। यानी वाई एक्सिस के अलोंग इसका एरिया मास डेंसिटी कांस्टेंट है, बट वाई एक्सिस के अलोंग सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग इसका एरिया मास डेंसिटी जो है वो वेरिएबल है। जैसे जैसे हम लोग एक्स एक्सिस पे आगे जाएंगे, हर अगली जो रॉड हम लोग अगर काट रहे हैं तो वो भारी होती जा रही है, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग इसका जो मास है वो कांस्टेंट है लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग। आगे बात समझ में, चलिए आगे समझते हैं, ठीक है। क्या बोल रही है, इसका सेंटर मास निकालना है। तो मैंने साहब यहां पे क्या किया, मैंने यहां पर एक रॉड एज्यूम कर ली, ये एक रॉड एज्यूम कर ली। ये जो रॉड है, ये जो रॉड है वो यहां से x डिस्टेंस पर है और इसका विड्थ जो है वो कितना है dx, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, y एक्सिस के अलोंग तो मास में वेरिएशन है नहीं, तो इसका y एक्सिस के अलोंग जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर होगा, बट x में वेरी करेगा। तो इस स्मॉल एलिमेंट रॉड का सेंटर मास या मिड में होगा कहीं पे, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x कॉमा b/2, क्योंकि ये जो लेंथ है वो कितनी है, ये जो लेंथ है टोटल b है, तो एकदम मिड पॉइंट पर होगा। तो मिड पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पे x कॉमा b/2, ठीक है। इसके यूनिट एरिया का मास देख लेते हैं। इसका ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया की मैं बात करूं तो ये dx, ये है b, ठीक है। तो मास ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट रॉड, क्या बोल रहा हूं मैं, मास ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट रॉड, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट रॉड, जिसको मैंने बोल दिया dm। तो देखो यूनिट एरिया का मास कितना है, यूनिट एरिया का मास है सिग्मा नॉट x अपॉन ए बी मल्टीप्लाइड बाय उस रॉड का एरिया, और उस रॉड का एरिया हो जाएगा b इंटू डी एक्स। बी से b कट गया तो जो dm हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन ए एक्स डी एक्स। आगे बात समझ में, सिग्मा नॉट अपॉन ए एक्स डी एक्स। अब मुझे क्या चाहिए, वाई सी तो मुझे पता है इस ज्योमेट्री का, एक्स सी चाहिए, मुझे क्या चाहिए एक्स सी, ठीक है। तो एक्स सी इज इक्वल टू एक्स
इंटू डीएम का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ठीक है, जो मैंने लिया है उसका सेंटर मास एक्स ही है, तो एक्स डीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा नॉट एक्स डी एक्स अपॉन ए डिवाइडेड बाय डीएम, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सिग्मा नॉट एक्स डी एक्स अपॉन ए। आगे बात समझ में? ठीक है, सिग्मा नॉट ए कैंसिल आउट, यहां हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। आगे बात समझ में? ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। एक्स की लिमिट कहां से कहां गई? ये रॉड अगर मैं यहाँ तो एक्स इज इक्वल टू 0, यहां लिया तो एक्स इज इक्वल टू ए, तो लिमिट्स लग गई 0 टू ए, लिमिट्स लग गई 0 टू ए। पक्की बात है। एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट लगाई ए क्यूब बाय 3, तो यानी यहां से जो एक्स यू एम आ गया ऊपर हो गया ए क्यूब बाय 3 एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट लगा दी ए स्क्वायर बाय 2। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा ए क्यूब बाय 3 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बाय 2, तो यहां से ये आ गया 2a बाय 3, ये आ गया मेरा एक्स सी एम। और वाई सी एम तो हमें पता है b बाय 2 ही होना है, क्योंकि वहां पर तो कोई चेंजेस है ही नहीं। तो जो आंसर आ गया 2a बाय 3 कॉमा b बाय 2, तो आंसर है 2a बाय 3 कॉमा b बाय 2। अगले सवाल पे चल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। क्या गिरा भाई? ओके, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगले सवाल को देखिए, कह रहा है कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क, कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर with center located at the origin। ठीक है, a circular hole of radius 5 centimeters cut from this disc in such a way that the edge of the hole touches the edge of the disc। okay, the edge of the hole touches the edge of the disc, the distance of center of mass of the residual or remaining disc from the origin will be। cavity problem है, भतेरी बार क्लास में की है, कैविटी प्रॉब्लम है, भतेरी बार क्लास में की है। ये एक डिस्क थी, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास हम लोग को पता है कहाँ है। पैर मतलब प्लीज, कितनी बार मना करता हूं तेरे को। हाँ, इसमें से कैविटी काटी है मैंने। क्या किया इसमें से? मैंने कैविटी काटी है। बट कैविटी काटने का सिनेरियो क्या है? क्या बोल रहा है इसने? द एज ऑफ द होल टचेस द एज ऑफ द डिस्क, यानी यहां पर इस टाइप से इस जगह पे ये कैविटीज ने काट दी, ये कैविटीज ने काट दी। और क्या बोला है इसने? इसने बोला है, क्या बोला है भाई इसने? इसका फिर चालू हो गया तू, इसका जो रेडियस है ये है 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। और ये जो दूसरा जो काटा है ये है 5 सेंटीमीटर। ये जो है वो कितना है? इसका जो रेडियस है आर डैश बोल दिया, वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, कैविटी प्रॉब्लम। अब यार एक बात सुनो, ये जो बड़ी वाली डिस्क में से ये हटा के पटक दिया मैंने अलग, इसका मास मैंने मान लिया कितना है? m1। इसका मास क्या मान लिया मैंने? m1। और जो छोटी वाली डिस्क है इसका मास मैंने मान लिया m2। समझ में आया? समझ में आया? m1 मैं निकाल लूं यार, इसका मास अगर इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस r/4 है। मैं सीधा r में डील कर लेता हूं, कौन फालतू ये करता रहेगा। मैंने बोला लेट r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो इसका सेंटर इसका रेडियस कितना हो गया? r/4। ठीक है, तो m2 कितना हो गया? मैंने बोला लेट मास ऑफ, सुनना बेटा, लेट मास ऑफ स्मॉलर डिस्क। ये नहीं करता पहले मैं एक काम कर लेता हूं, एरिया मास डेंसिटी कांस्टेंट मान लेता हूं, एरिया मास डेंसिटी कांस्टेंट मान लेता हूं। मैंने बोला एरिया सरफेस मास डेंसिटी मैंने मान ली सिग्मा। क्या मान ली? एरिया मास डेंसिटी मैंने मान ली सिग्मा। तो इसका जो मास हो जाएगा, मास ऑफ स्मॉलर डिस्क, स्मॉलर, इसका एरिया कितना है? इसका जो रेडियस हो गया वो कितना हो गया? r/4 हो गया भाई। ठीक है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा
मास जो हो जाएगा m2, एरिया हो जाएगा पाई r/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट एरिया का मास। तो यानी जो m2 हो जाएगा, m2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 16। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया। m1 m2 तो क्या है, इस छोटे डिस्क का मास। m1 क्या है, इसको हटा देने के बाद जो रिमेनिंग ज्योमेट्री जो बची जिसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है उसका मास। समझ में आया, समझ में आया। तो रेजिडुअल क्या बोला उसने उसे, रेजिडुअल, ठीक है, मास ऑफ रेजिडुअल, रेजिडुअल पार्ट ऑफ डिस्क वो हो गया m1। m1 ये क्या हो जाएगा, टोटल मास कितना होता, टोटल मास होता सिग्मा पाई आर स्क्वायर, उसमें से कितना मास कम हो जाएगा, माइनस ऑफ सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 16। तो यहां से मेरे पास जो m1 जो आ गया है वो हो जाएगा 15 बाय 16 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। क्या चीज समझ में आ गई, क्या चीज समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात। अब अगर ये डिस्क मैंने हटा के यहां रख दी थी, इस डिस्क को मैंने उठा के वापस यहां रख दिया, तो ये प्रॉपर डिस्क बन गई। और प्रॉपर जो डिस्क बनी है उस प्रॉपर डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, जिसको मैंने बोल दिया एक्स, ठीक है। जो ये ज्योमेट्री हटाई थी इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा, जिसको मैंने बोल दिया x1 नहीं x2 कॉमा, इसको मैंने बोल दिया x2 कॉमा y2। y2 तो वैसे जीरो होना है ना। तो जो रिमेनिंग ज्योमेट्री मत कर, जो ये रिमेनिंग ज्योमेट्री जो बची ये एक्स एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं पर होगा, पक्की बात है, यहां पर कहीं होगा, पक्की बात है। इसको मैंने बोल दिया x2 कॉमा 0, नेगेटिव बोल दिया मैंने x2 कॉमा 0। और यहां पे y2 जो होने वाला है वो भी कितने होने वाला है, 0। समझ में आया क्या किया मैंने, जो डिस्क हटा के मैंने रखी थी उसको वापस रख दिया, उसको मैंने बॉडी 2 ट्रीट कर लिया, इसके अलावा जो बॉडी है उसको मैंने बॉडी 1 ट्रीट कर लिया। जब मैंने उठा के रखा तो बॉडी 1+2 जो है वो एक प्रॉपर ज्योमेट्री बन गई। जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास कितना है, ये रहा 0,0। आगे बात समझ में, 0,0। मुझे ओवरऑल बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता है, जो पार्ट हटा के मैंने वापस रखा है बॉडी 2 उसका सेंटर ऑफ मास मुझे पता है। तो बॉडी 1 जो हटावा पार्ट बचना, पार्ट हटाने के बाद जो बॉडी बची थी उसका सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना, उसको मैंने क्या बोल दिया, x2 नहीं सॉरी x1 बोलूं ना, इसे x1 बोलूं, x2 तो वो बोला ना, तो इसको मैंने बोला वो हो गई x1। आगे बात समझ में। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था XCOM, एक बड़ी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो दो बॉडी से मिलकर बनी हुई है वो होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फर्स्ट बॉडी के लिए जो मुझे चाहिए, ये सेकंड बॉडी के लिए जो मुझे पता है, और ये ओवरऑल बॉडी ये भी मुझे पता है। तो ओवरऑल बॉडी का x सेंटर ऑफ मास कितना है, 0, ऑरिजिन है। m1 कितना है, 15 बाय 16 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और x1 उसे माइनस बोला मैंने, माइनस x1, ठीक है, प्लस m2 ये रहा सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 16। ओके ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास x2 जो है वो कितना है, ये टोटल कितना है r, ये कितना है r/4, ये टोटल कितना है r, ये कितना है r/4, तो कितना हो गया r माइनस r/4। तो जो x2 का वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया बेटा, क्या 3r/4 होगा, हाँ या ना बोले, x2 का जो वैल्यू होगा वो 3r/4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3r/4, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब समझो, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 वैसे ही 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भाड़ में जान दो, ठीक है। सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सिग्मा पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके खत्म, 16 कॉमन लेके खत्म, ये चीज 0 से मल्टीप्लाई हो गई। यहां क्या बचा, यहां क्या बचा, क्या बचा यहाँ पे, -15x1 है ना, प्लस 3r/4 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो यहां से
15x1 इज इक्वल टू 3r/4, 3×5 = 15, 3×5 = 15। तो यहां से x1 कितना हो गया, x1 हो गया r/20, है ना, r/20 यही हो गया। r कितना था, अरे r20 था, अरे यार फिर तो हो गया खत्म। 20/20 बोले तो 1 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। तो जो आंसर है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। तो जो r है वो 20 सेंटीमीटर था। हाँ भैया, समझ में आ गया क्या भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मेरे को। नहीं, चलिए 2-3 सवाल और बचे हैं, फटाफट खत्म करते हैं उन्हें भी। देखिए आगे समझते हैं। हाँ भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल क्या कर रहा है, एसएचएम, सॉरी एसएचएम क्या, सेंटर ऑफ मास ऑफ वर्क पर एनर्जी कंबाइंड क्वेश्चन है। as shown below, bob A of a pendulum having massless string of length r is released from 60 degree to the vertical। भाई ये A हो गया, ये इन्होंने A बोला है और ये इन्होंने B बोला है। 60 डिग्री पे अभी पकड़ा हुआ है, वहां से मैंने इसे छोड़ा है। इट हिट्स अनदर बॉब ऑफ मास ऑफ हाफ ऑफ द मास दैट इज एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। फ्रिक्शनलेस टेबल है भैया, इधर क्या है ये फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखे हुए हैं भाई, ये है ना, बहुत अच्छी बात। आगे क्या बोल रहा है बेटा, कुछ कह रहा है, ठीक है। इन द सेंटर अज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉब ए आफ्टर द कोलिजन। तो यार ये देखो, सबसे पहले तो ये बॉब यहां पहुंचा होगा, ये बॉब यहां पहुंचा होगा, जस्ट इससे टकराया होगा, ठीक है, ठीक है। तो जस्ट टकराने से पहले इसका वेलोसिटी होगा इधर की तरफ u1, और इस टकराने से पहले सेकंड बॉब का वेलोसिटी u2 कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। जस्ट आफ्टर द कोलिजन इसका वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन हो गया v1, और इस वाले बॉब का वेलोसिटी हो गया v2। समझ में आ गया। अभी मेरे को यहां पर इसका जो वेलोसिटी है u इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0। तो इस कंडीशन और इस कंडीशन की बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा के मैं u1 निकाल लूं। क्या करूं, u1 निकाल लूं। इस पार्ट को मैं बोल दिया ग्राउंड जीरो। तो ग्राउंड जीरो से कितनी हाइट पर है वो मैं देख लूं एक बार, है ना भाई, यही कर लूं ना भाई। अरे समझ आ रहा ना भाई, ये देखो इधर देखो, ठीक है, ये r है। तो यहां से ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, r cos 60 बोले तो r/2। तो यहां से लेके ये हाइट भी, ये टोटल r/2, यहां से लेके आता कि r था, तो ये कितना बचा, ये भी कितना है r/2। ये ए पॉइंट हो गया, इसको मैंने बोल दिया इनिशियल और इसको मैंने बोल दिया फाइनल। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं। क्या लगा रहा हूं, एनर्जी कंजर्वेशन। पहले एनर्जी कंजर्वेशन, वहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0, पोटेंशियल एनर्जी mg r/2, मास उसका m है, ठीक है। जब वो यहां पहुंचा जस्ट टकराने से पहले, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m u1², पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। समझ में आया, समझ में आया। तो यहां से मेरे पास जो u1 आ जाएगा, u1 वो आ जाएगा √/r g, ठीक है। 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, u1 कितना आ गया, √/r g, ठीक है। अब ये u1 से आया और यहां से टकराया, मोमेंट एक्स एक्सिस के अलग मोमेंटम कंजर्वेशन कर दूं और एक एनर्जी न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन लगा दूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया भैया, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस बात कर रहा हूं मैं, इसका मास m था, तो ये हो जाएगा m इंटू u1 प्लस m/2 इंटू 0, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनली ये v2 से गया और ये v1 से गया, तो ये हो जाएगा m इंटू u2 प्लस m/2 इंटू v2। समझ में आ गया क्या भैया, ठीक है। तो ये तो हो गया 0, ये तो हो गया 0, मास सारे कैंसिल आउट हो गए। तो यहां से ये हो गया u1 इज इक्वल टू u2 प्लस, नहीं नहीं ये तो v था ना, क्या कर रहा हूँ यार, है ना। तो ये हो गया u1, अथवा तो मार खाने वाला है,
मार खाने वाला है, सही में मार खाने वाला है। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ ना यार, गलती कर दी ना यहाँ पे, क्या कर रहे हो यार। देखो, डिस्टर्ब मत करो, इधर देखो, दोबारा लगाने दो। कॉन्सेंट्रेशन लूज कर रहा है तू मेरा। ठीक है, टकराने से पहले इसका मास मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका मास m और इसका मास m/2, ठीक है। उसका मोमेंटम m इंटू u1, इसका मोमेंटम m/2 इंटू 0। टकराने के बाद वो v से गया, तो यानी m इंटू v1, ये v2 से गया, यानी m/2 इंटू v2। अब सही है, अब सही है, ठीक है। तो यहां से u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2, ठीक है। तो यहां से 2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2u1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, ठीक है। u1 को लिख देता हूं मैं, u1 को लिख देता हूं मैं, u1 को क्या लिख देता हूं मैं, u1 का वैल्यू हो गया रूट आर जी, तो 2 टाइम्स ऑफ आर जी, दिस इज द इक्वेशन 1। समझ में आ गया, एक रिलेशन मैंने निकाल के छोड़ दिया यहां पर, ठीक है। अपने पास एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन क्या कहता है, ये कहता है, क्या कहता है छोटू, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन भूल गया, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू ई। ई होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अरे भूल गए यार, सब कुछ भूल गए क्या। अब देखो है बेटा, u2 तो जीरो है, पहली बात तो u2 जीरो है, और इसने क्या बोला, इलास्टिक कोलिजन है, तो ई का वैल्यू कितना हो गया, ई का वैल्यू हो गया 1, ई का वैल्यू कितना हो गया 1। तो यहां से हो गया माइनस ऑफ v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u1, और u1 का वैल्यू कितना है बेटा, u1 का वैल्यू है रूट ओवर आर जी, दिस इज द इक्वेशन 2। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ ए, यानी मुझे v1 चाहिए, क्या चाहिए, मुझे v1 चाहिए। मुझे अगर v1 चाहिए तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, मैं क्या करूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां हो जाएगा माइनस ऑफ 2v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 2 रूट ओवर आर जी। अब एक में से दूसरे को माइनस कर दूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे v1 चाहिए ना, नहीं गलत किया क्या मैंने, हाँ मुझे v1 चाहिए, तो ऐड कर देता हूँ, क्या करूँ मैं, ऐड कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, हो रही आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो 2v1, v1 चाहिए v2 चाहिए, मुझे v1 चाहिए ना, तो बाबा वो तो वैसे ही हो जाएगा, वो कैंसिल, मुझे क्या चाहिए, मुझे v1 चाहिए, तो एक में से दूसरे को माइनस करो ना यार, फिर तो क्या को इतना लंबा चौड़ा करूँ, मेरे को लगा मुझे v2 चाहिए, ठीक है। तो सीधा क्या करूं मैं, यहाँ पे एक में से दूसरे को माइनस कर दूं, तो वो रहा माइनस v1 प्लस v2 इज इक्वल टू रूट ओवर आर जी, ये हो गई इक्वेशन 2। एक में से दूसरे को माइनस कर दिया मैंने, तो यहाँ पे ये माइनस कर दो, माइनस माइनस और ये प्लस, तो 2v1 प्लस v1, ये कितना हो जाएगा 3v1 इज इक्वल टू रूट ओवर 2rg माइनस रूट ओवर आर जी, तो ये हो जाएगा रूट ओवर आर जी। तो यहां से मेरे पास जो v1 आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3 रूट ओवर आर जी। v1 कितना आ जाएगा, ऐसा ही है क्या आंसर, ठीक है, 1/3 रूट ओवर आर जी, बिल्कुल यही आंसर है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। हाँ भाई देखिए, अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। एसर्शन क्या है, 3 identical spheres of same mass undergoes one dimensional motion as shown in figure with initial velocity va 5 meter per second, vb 2 meter per second and vc 4 meter per second। सबका जो मास है वो m है, ये सवाल ने बोला है, ठीक है। If we wait sufficiently long for elastic collision to happen, then va 4 meter per second, vb 2 meter per second और vc 5 meter per second, ये तो चेक करना पड़ेगा। ये तो एसर्शन हो गया। रीजन क्या बोल रहा है, ये रीजन बोल रहा है कि इन एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल मासेस टू ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। यार ये तो बच्चे को पता जो कोलिजन पढ़ता है, कि अगर इलास्टिक कोलिजन है, अगर इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में
अगर मासेस सेम है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज होती हैं, हो जाती हैं। तो मेरा रीजन तो एग्जैक्टली सही है, मेरा रीजन तो एग्जैक्टली सही है। एसेशन को देख लेता हूं मैं। देखो, ये धीरे भाग रहा है, ये धीरे भाग रहा है, ये तेज भाग रहा है, ये जाके इससे टकराया, तो इसका वेलोसिटी तो हो जाएगा एक्सचेंज होके 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका वेलोसिटी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ये 5 से तेज भाग रहा था, ये धीरे भाग रहा था, जाके टकराया, वेलोसिटीज एक्सचेंज हुई, इसका 5 हो गया और इसका कितना हो गया 2। अब ये बेचारा धीरे धीरे भाग रहा है, इससे दोबारा अभी तो नहीं टकरा पाएगा। आगे समझो, ये 5 से भाग रहा है, वो 4 से भाग रहा है, फिर टकराया इससे। तो जब ये इससे टकराया, जब ये इससे टकराया, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा फाइनली 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका वेलोसिटी हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, और इसका वेलोसिटी, हाँ ये हो गया ना, आगे वाला तेज भाग रहा है, उस पीछे वाला थोड़ा धीरे भाग रहा है, सबसे पीछे वाला और धीरे भागा, तो कोलिजन नहीं होगा। तो इसका वेलोसिटी फाइनल 2 मीटर पर सेकेंड, यानी ए का होना चाहिए ये 2 होना चाहिए, बी का जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, और जो सी है उसका जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। तो मुझे लगता है एसर्शन जो है वो गलत है। तो एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में? तो देखो, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 और सी का 5, ये सही है। आया समझ में? एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, फटाफट उसको भी खत्म करते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं। निहायत, निहायत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चेक करेगा आपका ये। सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है? 3 इक्वल masses m are kept at the vertex ABC of an equilateral triangle of side A in free space at t is equal to 0. They are given an initial velocity VA vector, V0 AC vector, VB V0 BA vector, VC V0 CB vector. AC, CB और BA vector are the unit vector along the edges of the triangle. If the three masses interact gravitationally, then the magnitude of the net angular momentum of the system at the point of collision. हाँ भाई, पॉइंट ऑफ क्या मतलब? 3 पार्टिकल हैं, तीनों का मास सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए हैं, है ना। इनिशियल इस पार्टिकल का वेलोसिटी इधर की तरफ v0 है, इसका इधर की तरफ v0 है, इसका इधर की तरफ v0 है, इनिशियल है। म्यूचुअली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है आपस में, तो कहीं ना कहीं पे इनका कोलिजन होगा। तो कोलिजन जब होगा तब उस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का। कहां पे तो कोलिजन होगा पहले वो निकाल लो, है कहां पे तो कोलिजन होगा पहले वो निकालो। वो निकालने के लिए 10 नाटक, फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, है ना, कितने टाइम में होगा वो निकाल लो। हाँ, 3 का इंटरेक्शन, तीनों का इंटरेक्शन, 2 का इंटरेक्शन होता तो इजीली कर लेते हैं, है ना। 2 का इंटरेक्शन होता तो क्यों नहीं करें, करना पड़ेगा। अगर आप में थोड़े से दिमाग की कमी है तो करना पड़ेगा। देखो, अगर नॉर्मल जेनरिक ऑर्गेनिक मेथड से चलें तो तीनों का इंटरेक्शन देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, वेलोसिटीज देखो, बतेरी चीजें देखो, बट हमारे पास बहुत अच्छी चीज है। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। एक्सटर्नल फोर्स 0 तो एक्सटर्नल टॉर्क भी 0, एक्सटर्नल टॉर्क भी 0, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यानी अभी इस कंडीशन में जो एंगुलर मोमेंटम है वो ही एंगुलर मोमेंटम कोलिजन जब होने वाला होगा तब होगा, है ना। तो वो निकाल लो या इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकाल लो, दोनों बराबर आने हैं। और एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? यानी जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो जस्ट कोलिजन होने वाला था तब का एंगुलर मोमेंटम देख लो, या अभी इस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम देख लो, दोनों ही एंगुलर मोमेंटम जो है वो बराबर आने वाले हैं किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो मैं इस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम निकाल लेता हूं। किसके रेस्पेक्ट में निकालू छोटू बता? ए के रेस्पेक्ट में निकाल लूं? ठीक है, मैं ए के रेस्पेक्ट में निकाल लेता हूं क्योंकि ये हमारे प्यारे छोटू ने बोला है। ठीक है प्यारे छोटू, ध्यान दे। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, पूरे सिस्टम का निकाल रहा हूं मैं। यार एक बात बता, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में ए पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? 0, क्योंकि इसका लीनियर मोमेंटम है ये। लीनियर मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन ए पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम तो कितना हो गया? 0।
मैं बी की बात करूं, बी का लीनियर मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन हो गया ये भी कहां से पास हो रहा है, ए से, तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी कितना हो गया, 0, तो 2 का एंगुलर मोमेंटम तो हो गया 0। तीसरे वाले के एंगुलर लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन हो गया ये, जिस पॉइंट से निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ये, ठीक है। ये कितना है ए, ये एंगल कितना होने वाला है, पक्की बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल 30 डिग्री, तो ये है बेटा ट्रायंगल एबीसी है ना, प्रॉब्लम क्या है बोलना, अरे ट्रायंगल इक्विलेटरल ना दिया है ना, ये गिवन है भाई, अरे ये बी गलती से लिख दिया था यार, ये गलती है, ये पाप किया है मैंने, ऐसा पाप करना नहीं चाहिए था मेरे को, ये हो गया है, ठीक है। खुश हो गया तू, ठीक है। अब ये इसका एंगुलर मोमेंटम 0, इसका एंगुलर मोमेंटम 0, एक के रेस्पेक्ट में सिर्फ इस वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा, तो उसके लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन हो गया ये, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा a cos 30, तो जो एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा वो हो जाएगा लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट या एक्सिस रोटेशन व्हाटएवर, वो कितना हो जाएगा a cos 30, तो जो l हो जाएगा p कितना है, वेलोसिटी कितनी है v नॉट, सी बी वेक्टर तो क्या बेसिकली यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा m v नॉट a cos 30, आगे बात समझ में, एम वी नॉट इंटू ए कॉस 30, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट ए कॉस 30 कितना होता है मेरे लाल, √3/2 होता है क्या, तो ये हो जाएगा √3/2 ए एम वी नॉट इज द आंसर। क्या बवाल सवाल था, ऐसा लगा था कि कैसे होगा। तो ये थे हमारे वर्क ऑफ एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास जेईई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पीवाईक्यूज। अगले वीडियो में थोड़ी देर बाद मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, सारे 2025 के जनवरी अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज लेके। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।